स्टूडेंट्स, आरबीएसई क्लास 11th फिजिक्स चैप्टर फर्स्ट कंटिन्यू चल रहा है। इससे पहले इसके 3 लेक्चर्स आपको दिए जा चुके हैं। ये जो चैप्टर फर्स्ट है ये केवल एक फिजिक्स का इंट्रोडक्शन है, फिजिकल वर्ड के नाम से है। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये थ्योरेटिकल चैप्टर है। और इससे पहले हमने जो थर्ड लेक्चर लिया था, उस थर्ड लेक्चर में हमने नेचर के 4 फंडामेंटल फोर्सेज के बारे में डिस्कस किया था। और आपको मैंने ग्रेविटेशन फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की कैलकुलेशन, थ्योरी, सारी बातें यहाँ पर क्लियर की थी। अब हम यहाँ पर एक कंपैरेटिवली टेबल बना सकते हैं इन फोर्स की, जिसमें हमें इसकी ये वीकनेस और स्ट्रॉन्गनेस का पता चलेगा। कौन सा फोर्स सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स सबसे ज़्यादा है। उसके रेस्पेक्ट में ग्रेविटेशन फोर्स कितना मल्टीपल होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कितना मल्टीपल होता है और वीक न्यूक्लियर फोर्स कितना मल्टीपल होता है। तो यहाँ एक फंडामेंटल फोर्सेज ऑफ नेचर की टेबल बना रहे हैं हम। फंडामेंटल फोर्सेज ऑफ नेचर कंपैरेटिवली टेबल बनाना चाह रहे हैं। यहाँ पर नेम फोर्स का, यहाँ पर रिलेटिव स्ट्रेंथ, यहाँ रेंज, और एक यहाँ पर लिया जा सकता है ऑपरेटिंग अमंग, मतलब किस किस के बीच में वर्क कर रहा है, जो अपन यहाँ पर बना सकते हैं बेटे ऑपरेटिंग अमंग। ऑपरेटिंग अमंग किस किस के बीच में वर्क कर रहा है। तो फर्स्ट यहाँ पर ग्रेविटेशन फोर्स, ये बेटा 10⁻⁻39 मल्टीपल होता है विद रेस्पेक्ट टू न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और इसकी जो रेंज होती है वो वेरी लॉन्ग होती है या इन्फिनिटी होती है। वेरी लॉन्ग रेंज का फोर्स है ये, इन्फिनिटी। और ये जो किस किस के बीच में वर्क करता है, तो ये ऑल ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स, सभी ऑब्जेक्ट्स के बीच में वर्क करता है। ऑल ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स। ये हमारे पास ग्रेविटी फोर्स के बारे में या ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में बात हुई। इसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होते हैं बेटा, ये आपके पास अप्रोक्सीमेट 10⁻³ टाइम्स 10⁻³ टाइम्स मल्टीपल होते हैं। ये किसके रेस्पेक्ट में, आपके न्यूक्लियर फोर्स के रेस्पेक्ट में। और इनकी जो रेंज होती है ये भी वेरी लॉन्ग होता है, वेरी लॉन्ग रेंज के होते हैं ये फोर्स, वही इनफाइनिट। और ये चार्जिंग पार्टिकल्स के बीच में वर्क करते हैं, चार्जिंग पार्टिकल्स या चार्जिंग बॉडीज, चार्जिंग पार्टिकल्स के बीच में ये वर्क करते हैं। नेक्स्ट आपके पास आते हैं थर्ड, वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स, इनकी जो रेंज होती है बेटा, ये 10⁻⁻13 10⁻⁻13
13 टाइम्स होती है किसके रेस्पेक्ट में, न्यूक्लियर फोर्स के रेस्पेक्ट में, और ये ओनली 10⁻⁻15 मीटर यानी न्यूक्लियर साइज में वर्क करते हैं, केवल बहुत स्मॉल रेंज होती है, और ये न्यूट्रिनो के बीच में वर्क करते हैं, बिटवीन न्यूट्रिनो। जैसा कि मैंने आपको उसमें समझाया था न्यूट्रिनो कैसे बनता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के एक्सचेंज से न्यूट्रिनो बनता है। और लास्ट हमारे पास ये है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो है ये 1, इसके रेस्पेक्ट में ही हमने ये सारी रेंज नोट, ये सारी स्ट्रेंथ नोट की थी बेटा। और ये भी 10⁻⁻15 मीटर मतलब न्यूक्लियर साइज में ही वर्क करता है, और ये बिटवीन न्यूक्लियॉन्स मीन्स न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, बिटवीन न्यूक्लियॉन्स, ये न्यूक्लियॉन्स के बीच में वर्क करता है, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन के बीच में। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर ये एक फंडामेंटल फोर्सेज की कंपेरेटिवली टेबल यहाँ पर आ जाती है। तो सबसे ज़्यादा नेचर में जो स्ट्रॉन्ग फोर्स है वो है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, और सबसे ज़्यादा जो वीकेस्ट फोर्स है वो कौन है बेटा, ग्रेविटेशन फोर्स, और इनकी ये रेंज आपके सामने है। अब इसके बाद इसमें लास्ट टॉपिक आता है, फिजिक्स में कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती है जो कंजर्व रहती है। कंजर्व क्वांटिटी क्या होती है, सबसे पहली बात ये आती है, विच क्वांटिटी कॉल्ड कंजर्व क्वांटिटी। कंजर्वेशन या कंजर्व क्वांटिटी उसको कहेंगे कि जिसकी वैल्यू कांस्टेंट रहे, किसी भी इवेंट्स में, किसी भी एक तरीके से इंटरेक्शन में या किसी भी एक्शन में अगर कोई वैल्यू, कोई क्वांटिटी कांस्टेंट होती है तो वो कंजर्व क्वांटिटी बोली जाती है। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ लॉज यहाँ पर है जो फिजिक्स में एक तरीके से यूँ कह दीजिए कि फंडामेंटल, मतलब एक तरीके से यूँ मानकर चलते हैं कि फिजिक्स में उन लॉज का, उन रूल्स का ओबे होता ही होता है। और वो फर्स्ट लॉ आपके पास है लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये फर्स्ट कंजर्वेशन लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आप पहले से जानते हैं, एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड बट इट कैन कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। मतलब नेचर में एनर्जी का ना तो लॉस होता है और ना क्रिएशन होता है, ये आपके पास केवल एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है। तो यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है कि किसी भी एक्शन में, किसी भी सिस्टम में टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिमेन्स ऑलवेज कांस्टेंट। इट नाइदर क्रिएट नॉर डिस्ट्रॉयड बट इट कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। दैट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट आता है बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो बेटे किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में, अब आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, आइसोलेटेड सिस्टम होता है जो अपने सराउंडिंग से अफेक्टेड नहीं होता है। जैसे ये एक बॉडी है, ये चार्जिंग बॉडी है, सपोज करो इसमें चार्ज प्रेजेंट है और इसके चार्ज पर इस सराउंडिंग का अगर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ये जो सराउंडिंग है इसके चारों तरफ, इसका अगर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है तो इसको बोलते हैं बेटा आइसोलेटेड बॉडी। आई थिंक समझ गए होंगे। आइसोलेटेड का मतलब है जिस पर उसके सराउंडिंग का कोई इफेक्ट ना पड़े। तो किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में टोटल एल्जेब्रिक सम ऑफ चार्जेज रिमेन्स कांस्टेंट इन ईच रिएक्शन। कोई भी एक्शन, कोई भी रिएक्शन यदि होती है तो इसमें इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड
सिस्टम टोटल algebraic sum of charges remains constant always. That is law of conservation of charge. कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। जैसे आप कोई सी भी रिएक्शन देख सकते हैं, सपोज करो जैसे आपके पास नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन न्यूक्लियस है 7 नाइट्रोजन 14, इस पर आप अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट करते हैं, ये अल्फा पार्टिकल है 2 हीलियम 4 अल्फा पार्टिकल। तो ये अगर बम्बार्डमेंट करते हैं तो एक ऑक्सीजन का आइसोटोप बनता है 8 ऑक्सीजन 17 और साथ में एक प्रोटॉन बनता है। तो आप देखिए कि यहां पर चार्ज हो गया +7e +2e और RHS में +8e और +1e। तो आप देख लीजिए दोनों तरफ जो चार्ज है वो 9e होता है। तो यही हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेज है, ये सेकंड लॉ था। थर्ड लॉ इसमें जो आता है, जो फंडामेंटली या यूँ कह दीजिए कि एक तरीके से सभी जगह पर फिजिक्स में यूज हो जाता है कहीं भी, तो वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम ये आपके पास होता है बेटा मास इंटू वेलोसिटी। लीनियर मोमेंटम P इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी होता है। और न्यूटन ने सेकंड लॉ ऑफ मोशन दिया था, तो अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन फोर्स F इज इक्वल टू डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। मीन्स जो फोर्स होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम के इक्वल होता है। अब सपोज करो कि इफ F इज इक्वल टू 0 देन डेल्टा P अपॉन डेल्टा T इक्वल टू 0। बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर डेल्टा P इक्वल टू 0। अब डेल्टा P का मतलब है डिफरेंस इन लीनियर मोमेंटम। आप इसको लिख सकते हैं बेटा P फाइनल माइनस P इनिशियल इक्वल टू 0। और आप यहाँ पर लिख सकते हैं P फाइनल इज इक्वल टू P इनिशियल। मीन्स आपके पास लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट रहा। और मैंने आपको कहा था कि अगर कोई क्वांटिटी कांस्टेंट रहती है तो हम कहते हैं कि वो क्वांटिटी कंजर्व है। तो यहाँ पर लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है। तो इससे एक लॉ बनकर आता है, इफ द अप्लाइंग फोर्स ऑन अ बॉडी, ये अप्लाइंग फोर्स F, अप्लाइंग फोर्स ऑन अ बॉडी इज 0, यानी कोई फोर्स वर्क नहीं कर रहा किसी बॉडी पर, देन इट्स लीनियर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट या रिमेन्स कंजर्व। तो उसका लीनियर मोमेंटम क्या रहता है? कंजर्व रहता है। आपको मालूम है अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है, रेस्ट पे तो यानी उसका मोमेंटम 0 है, लीनियर मोमेंटम। अब आपने जब फोर्स ही अप्लाई नहीं किया तो वो रेस्ट पर ही रहेगी, यानी फाइनली मोमेंटम भी उसका 0 रहेगा। या आप जैसे मोटरसाइकिल चला रहे हैं, आपने कांस्टेंट हैंड अपने एक्सेलरेटर पर रखा हुआ है और तो वो कांस्टेंट स्पीड से चलती जाएगी। आपने जब तक फोर्स अप्लाई नहीं करोगे तब तक उसकी स्पीड में चेंज नहीं आएगा। इट मीन्स वो कांस्टेंट वो लीनियर मोमेंटम से चलती जाएगी। ये आपके पास थर्ड लॉ इस फिजिक्स के अंदर जो जनरली यूज होता है वो है। और एक लास्ट आपके पास है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। लास्ट है बेटा लॉ
ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये फोर्थ लॉ है। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम को हमको जे से डिनोट करते हैं, कुछ बुक्स में एल से भी डिनोट किया जाता है, कैपिटल एल। जे इज इक्वल टू एम वी आर और जे इक्वल टू आर पी। ये आपके पास होता है, मतलब एंगुलर मोमेंटम होता है बेटा एक तरीके से मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। ये रोटेशन में आता है, ये रोटेशनल मोशन के अंतर्गत आता है, वो लीनियर मोशन में आता था। लीनियर मोमेंटम लीनियर मोशन में आता है और एंगुलर मोमेंटम एंगुलर मोशन में या रोटेशनल मोशन में आता है। तो यहाँ पर एक बात कही जाती है, जैसे वहाँ हमने कहा था टॉर्क, वहाँ कहा था फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। यहाँ है टॉर्क इज इक्वल टू डेल्टा जे अपॉन डेल्टा टी। मीन्स जो टॉर्क होता है, रोटेशन का जो इफेक्ट होता है, वो इक्वल टू होता है रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। टॉर्क इक्वल टू रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। इफ टो इक्वल टू 0 टॉर्क, देन डेल्टा जे अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू 0 और डेल्टा जे इक्वल टू 0 और जे फाइनल माइनस जे इनिशियल इक्वल टू 0 और जे फाइनल इक्वल टू जे इनिशियल। यानी यहाँ भी एक लॉ आपके पास निकल कर आ गया। एंगुलर मोमेंटम यहाँ पर कंजर्व हो गया, कांस्टेंट हो गया, यानी एक स्टेटमेंट यहाँ पर बन गया। इफ द अप्लाइंग टॉर्क ऑन अ बॉडी, किसी भी बॉडी पर जब टॉर्क की वैल्यू 0 हो, applying torque on a body is 0, then its angular momentum remains constant। तो उसका एंगुलर मोमेंटम क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है, या एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है। दैट इज द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। वापस सुन लीजिए, इफ द अप्लाइंग टॉर्क या टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी इन रोटेशन इज 0, देन इट्स एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट और एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व। दैट इज द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये आपके फर्स्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। ये टोटल अब तक 4 लेक्चर्स में ये फर्स्ट चैप्टर एंड हो चुका है और ये पूरा थ्योरेटिकल था। अब हम सेकंड चैप्टर नेक्स्ट लेक्चर से लेंगे कल से। आज के लिए इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स।